नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे न्याय की अवधारणा। यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार में यूनिट 3 में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। न्याय या जस्टिस। न्याय जस्टिस शब्द का हिंदी अनुवाद है। जस्टिस शब्द जस्टिशिया लैटिन वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, बंधन अथवा ग्रंथि। बारकर के शब्दों में यह मनुष्यों को मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था से जोड़ने का कार्य है। न्याय को दो भागों में बांटा जाता है, व्यापक अर्थ में व संकीर्ण अर्थ में। व्यापक अर्थ में न्याय को मानव तथा समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखते हुए समाज में न्याय, अन्याय, अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म आदि के नियमों, मूल्यों तथा आचरण का पैमाना माना जाता है। इसी अर्थ को प्लेटो व अरस्तु के दर्शन में स्थान मिला। संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है। कानून के अनुसार कार्य कीजिए वरना सजा मिलेगी। कानून बनाने के तरीके न्याय संगत कानून, अदालती स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, कानून के समक्ष समानता इत्यादि के संदर्भ में न्याय को देखा जाता है। हम देखेंगे भारतीय चिंतन में न्याय कि न्याय का धारणा का जो विकास हुआ है वो भारतीय चिंतन में किस तरह से हुआ। भारतीय चिंतन में न्याय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्राचीन चिंतन की यह विशेषता रही कि भारत में उस काल से ही न्याय की उस धारणा को स्वीकार किया गया जो पाश्चात्य दार्शनिकों ने आधुनिक काल में दी। मनु, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव, कौटिल्य ऐसे ही चिंतक हैं। मनु व कौटिल्य ने न्याय को दो भागों में बांटा, धर्मस्थीय व कंटक शोधन, सिविल और क्रिमिनल। संपत्ति से संबंधित लेन देन विवाद धर्मस्थीय और क्रिमिनल या लड़ाई झगड़े से संबंधित कंटक शोधन, और इसी आधार पर दो न्यायालय स्थापित भी किए गए थे। एक काफी व्यापक अवधारणा उसी समय दी गई थी। दूसरा है पाश्चात्य चिंतन में न्याय। पाश्चात्य चिंतन में अगर देखते हैं तो प्लेटो ने अपने से पूर्व प्रचलित न्याय के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने अपने ग्रंथ में न्याय को आधार बनाया और उसका उपशीर्षक जो रखा कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित रखा। उसने उसमें जो प्रचलित 3 न्याय सिद्धांत थे उनकी आलोचना की। इसी रिपब्लिक में इसमें बड़े बहुत विस्तार से परंपरागत न्याय जिसका और क्रांतिकारी न्याय और ग्लाकन न्याय। ग्लाकन ने कहा जो परंपरागत, क्रांतिकारी और कार्यकारण सिद्धांत 3 प्रकार के न्याय थे। ये तीनों न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय अंतरात्मा की मानव आत्मा की उचित अवस्था है, वह आंतरिक है। प्लेटो ने माना कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, किसी में ये कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। उसमें विवेक, विजडम, साहस, स्पिरिट और तृष्णा, एपेटाइट।
जिसमें विवेक होता है ज्यादा, बुद्धि ज्यादा आती है वो शासक बनता है दार्शनिक, जिसमें साहस ज्यादा आता है वो सैनिक, और तृष्णा उसमें उत्पादक वर्ग बनना चाहिए। ये तीन वर्ग बनेंगे और तीनों वर्ग को अपना अपना कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से न्याय है। ये इसमें अपना अपना कर्तव्य पालन करें, एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें, इसी से कार्य का विशेषीकरण हो जाएगा। शासक अपना करे, सैनिक अपना करे, उत्पादक करे, और एक श्रम विभाजन के आधार पर न्याय है। तीन समाज में तीन वर्ग होंगे और तीनों अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये प्लेटो ने न्याय माना है। ये वर्तमान न्याय के उदाहरण से थोड़ा अलग है। ये अपना कर्तव्य पालन को न्याय मानते हैं। दूसरा, अरस्तु जो है, इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स में न्याय को दो प्रकार माना। पूर्ण न्याय या नैतिकता पर आधारित है लेकिन अव्यवहारिक है, पूरी तरह इसको लागू नहीं कर सकते। दूसरा है उसने विशेष न्याय, यह विधि से संबंधित है। इसके भी दो भाग है, वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय। यह संसाधनों के वितरण से संबंधित है, इस बारे में कानून विधायिका बनाती है। यह योग्यता ज्यामितीय आधार पर वितरित किए जाते हैं। राजनीतिक पद व्यक्ति को राज्य की सेवा के अनुसार दिए जाते हैं। दूसरा, सुधारात्मक न्याय, एक नागरिक से दूसरे नागरिक के संबंध निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यस्त रखते हैं। न्यायपालिका कानून बनाती है और दंड जो दिया जाता है वो अंक गणित के अनुपात में दिया जाता है। तो दो अरस्तु ने पूर्ण न्याय माना और विशेष न्याय माना। विशेष न्याय के दो भाग है, वितरणात्मक या राजनीतिक, और दूसरा सुधारात्मक यानी व्यवहार के सुधार से संबंधित है। फिर मध्य युग में देखते हैं। मध्य युग में दो ग्रुप थे। इसमें एक ग्रुप मानता था, मध्य युग जो विशेषता थी, राज्य और चर्च में संघर्ष था। तो जो राज्य को न्याय का स्रोत मानते थे वो मार्शलिया, फंडुआ, दांते, मैकियावली, ये राज्य को ज्यादा महत्व देते थे और चर्च को ज्यादा महत्व देते थे, और चर्च को न्याय का स्रोत मानते थे पोर्लिवियस, एक्विनास और आगस्टाइन। थॉमस एक्विनास ने सुमो थियोलॉजी का बुक लिखी। कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए विचार दिया कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसको अधिकार देने की सनातन इच्छा है। सेंट ऑगस्टाइन ने बुक लिखी द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय राज्य। न्याय को ईश्वरीय राज्य का प्रमुख तत्व माना। जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहा जाता है। न्याय व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने व कर्तव्य पालन है जिसकी व्यवस्था मांग करती है। न्याय अंतिम रूप से ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। और इसी दौरान वो दो तलवारों का सिद्धांत दिया गया, एक तलवार चर्च के पास, एक राज्य के पास। और उसके बाद अगर देखते हैं आधुनिक न्याय जो होता है वो संसाधनों के वितरण से संबंधित होता है। इसमें जो आधुनिक न्याय है इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है, इसको प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जस्टिस भी कह सकते हैं। ये एक तरह से उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो से निकट रूप से जुड़ा हुआ है। इनके अनुसार न्याय का काम व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित करना है। अतः व्यक्तियों को स्वतंत्रता व समानता के आधार पर संबंध निर्धारित कर देने चाहिए जो सभी व्यक्तियों पर समान लागू है। अर्थात व्यक्तियों के संबंध समझौते की स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए। ये आरक्षण का विरोध करते हैं। समाज में गरीब वर्ग, वंचित वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, उसका विरोध करते हैं। और स्पेंसर ने कहा कि योग्यतम की विजय होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। इसी क्रम में एफ ए हेक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक है। एफ हेक ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और ने कहा कि सरकार को समाज कल्याण के उद्देश्य से बाजार को नियंत्रित करना बंद कर देना चाहिए, और सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है क्योंकि इससे अयोग्य लोगों को अनुचित मौका मिलेगा। रॉबर्ट नोजिक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में इन्होंने पुस्तक लिखी। इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की प्रशंसा की। फिर जॉन लॉक से प्रेरणा लेकर संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना। जॉन लॉक जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानता है। उससे प्रेरणा लेकर संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना, अर्थात मनुष्य अपनी मेहनत से बिना छल कपट के जो भी अर्जित करता है वह उसका स्वामी है
उसका हकदार है, इसलिए उसको हकदारी का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्ति कानूनी साधनों से संपत्ति अर्जित करता है तो उसका वैध स्वामी है। अगर कोई कमी है तो उसको जुर्माना देकर पूरा कर सकता है, फाइन लगाया जा सकता है उसको। लेकिन लॉजिक इस सीमा तक चले जाते हैं जहां राज्य की जगह संपत्तिशाली लोग अपनी यूनियन बना लेते हैं और यह संपत्ति की रक्षा करें। राज्य का कार्य क्षेत्र कम से कम होना चाहिए। जैसे रात्रि का चौकीदार होता है, नाइट वॉचमैन, उसको नाइट में ड्यूटी होती है। बर्लिन ने इस संबंध में टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, मिल्टन फ्रीडमैन ने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में लिखा। ये एक तरह से मानते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र कम से कम होना चाहिए और इसको व्यक्ति को स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय जो होता है, स्वेच्छातंत्रवादी भी उसको कह सकते हैं। रोल्स का इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखा उन्होंने 3 सिद्धांत है उनका। ये समान स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आधारभूत वस्तुएं सभी को मिलना चाहिए, समान राजनीतिक सहभागिता भी होनी चाहिए, इसमें सभी को उचित अवसर की उचित समानता भी होनी चाहिए। और तीसरा भेद मूलक या संरक्षणात्मक भेद, कि राज्य ऐसा करे कि हीनतम व्यक्तियों को लाभ मिले, हीनतम जो व्यक्ति है उसको लाभ मिले, विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार मिले उसको। ये एक तरीके से गरीब वर्ग को उसका आरक्षण देने का समर्थन भी कहते हैं। अर्नोल्ड ब्रेक्ट की धारणा है कि आधुनिक विचारक है, न्याय की धारणा हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह ऐसे बर्तन की भांति है जिसके कई तल होते हैं। न्याय के संबंध में हमारी धारणा या तो परंपरागत संस्थाओं पर या उससे आगे बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा उसके थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रोल्स है इसकी धारणा। इसके बाद हम देखेंगे रोल्स के बाद न्याय के क्या क्या प्रकार हैं। पहला कानूनी न्याय, कानून के सामने सभी समान होने चाहिए। डाइसी की कंसेप्ट है विधि की अवधारणा, जो यानी सबसे ऊपर कौन होगा, विधि होगा या व्यक्ति होगा, तो सबसे ऊपर कानून को रखा जाता है। कानून सबके लिए समान होगा, कानून का उल्लंघन करने पर दंड उचित तरीके से न्यायालय द्वारा दिया जाएगा और सभी के लिए सामान्य न्यायालय होगा। सभी लोग कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। ये कानूनी न्याय है। कानून की नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता। दूसरा राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से सभी लोगों को अधिकार होने चाहिए राजनीति में भाग लेना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक पद प्राप्त करना, वोट देने का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, ये अधिकार राजनीतिक है, ये सभी लोगों को दिए जाने चाहिए। सामान्यतः भारत में इनको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को व्यक्तित्व की दृष्टि से समान माना जाना चाहिए। फिर आर्थिक न्याय, धन के आधार पर समाज में व्यापक विषमता नहीं होनी चाहिए। लास्की का कथन है कि धन की व्यापक विषमता लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती। यानी आर्थिक, जो मार्क्सवादी विचारक होते हैं वो आर्थिक न्याय पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक भूखे व्यक्ति के लिए सबसे पहले रोजी रोटी की व्यवस्था ज्यादा आवश्यक है, वोट देने का अधिकार बाद की बात है। तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को समानता होनी चाहिए और आर्थिक रूप से आदमी न तो अत्यधिक गरीब होना चाहिए न अत्यधिक अमीर होना चाहिए, और उत्पादन के साधनों पर राज्य को नियंत्रण रखना चाहिए ताकि समाज में आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं फैले और आर्थिक न्याय बना रहे। भारत के संविधान में न्याय अगर देखा जाए तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया। प्रस्तावना जो सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव, ये मौलिक अधिकारों के अंदर भी शामिल कर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी शामिल है। अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का निषेध है और अनुच्छेद 23 व 24 में इसको बेगार प्रथा को भी समाप्त किया गया है।
आर्थिक न्याय के लिए नीति निर्देशक तत्वों में सभी स्त्री पुरुषों को समान जीविका प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। राज्य उत्पादन साधनों का समान वितरण का प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। राजनीतिक न्याय के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई है। संविधान संशोधनों से विशेष अधिकारों, राजाओं के प्रीवी पर समाप्त किए गए, सीलिंग एक्ट द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति भूमि रख सकता है, वो अलग अलग है, अलग अलग सीमाएं लागू की। कमजोर वर्ग है जो SC, ST, OBC महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि समाज में समानता की भावना आए, स्वतंत्रता की भावना आए और जो संविधान में है वास्तविक रूप से लागू होगी। इसलिए भारत में मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में इनके अंदर बहुत ही विशेष व्यवस्था की गई है और भारत में भी शांतिपूर्ण तरीकों से, कानूनी तरीकों से भी इसको समानता लाने का प्रयास किया गया, जिसमें काफी हद तक राज्य सफल भी रहा है।